टेस्ला और स्पेस एक्स को आज के डेट में हम सब कोई जाना करते हैं क्योंकि ये एलोन मस्क की कंपनियां हैं। लेकिन आज से कुछ ही टाइम पहले इन दोनों कंपनियों को कोई ही नहीं जाना करता था और ये दोनों कंपनियां एक साथ बैंकरप्ट होने वाली थीं, मतलब डूबने वाली थीं। एलोन मस्क ने अपनी दोनों कंपनियों को बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो किसी अमेरिकन सीईओ ने आज तक कभी नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एलोन मस्क ने अपनी दोनों कंपनियों की शुरुआत करी, कैसे उन्हें बचाया और इसे एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां दोनों को बनाया। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। Never. Why not? I don't ever give up. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो दोस्तों 2000 के साल में एलोन मस्क ने वो सब कुछ कर लिया था जो कि एक आम आदमी सोच सकता है। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी x.com को eBay को बेच दिया था, जिसका बाद में नाम बदल के पेपाल कर दिया गया। तो इसके बाद दोस्तों इन्हें पर्सनली करीब 165 मिलियन डॉलर मिले उसके प्रॉफिट के तौर पे। और इसके बाद तो बहुत लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन एलोन मस्क की तो अभी ये बस शुरुआत भर थी। इनका बहुत बड़ा प्लान आगे था। वो चाहते थे कि स्पेस में भी लोग ट्रैवल करना शुरू करें, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो और मार्स पे जितनी और संभावनाएं हैं उसको हम एक्सप्लोर कर सकें। अब दोस्तों ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, काफी कुछ इसमें करना था। एलोन इस प्लान को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्हें काफी स्टडीज करी और उन्हें करीब 20 मिलियन डॉलर का उन्होंने बजट बनाया इस पूरे प्लान को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, अगर हम 500 पाउंड ही सिर्फ स्पेस में अगर हम भेजना चाहें तो हमें 30 मिलियन डॉलर लगते हैं। मतलब इनके बजट का करीब करीब 1.5 गुना पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे भी एलोन मस्क के पास एक प्लान था कि कैसे हम कम पैसे में इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद एलन रशिया जाते हैं, वहां पे कुछ इंजीनियर्स और कुछ साइंटिस्ट से मिलते हैं और इनका वहां पे सोच थी कि ये एक सेकंड हैंड रॉकेट खरीद लें जो कि रखा पड़ा हुआ होगा। और उसकी उन्होंने पूरी कॉस्ट लगाई थी, करीब 4 मिलियन डॉलर में वो एक खरीदना चाहते थे यहाँ पे रॉकेट। लेकिन जो रशिया की जो टीम थी और रशिया की गवर्नमेंट थी वो इन्हें करीब 8 मिलियन डॉलर में एक पुराना रॉकेट बेच रही थी। ये चीज एलन के बजट से काफी ज्यादा थी और एलन वापस आ जाते हैं। मॉस्को से वापस आने के बाद वो काफी कैलकुलेशंस करते हैं, काफी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें समझ में आता है कि इनको जो 8 मिलियन डॉलर में जो रॉकेट मिल रहा है तो उसकी लेकिन जो जितने रॉ मटेरियल उसमें यूज्ड हैं उसका सिर्फ 3% कॉस्ट है और बाकी तो उसका बनने के बाद का कॉस्ट हो गया है। एलोन ये समझ चुके थे कि अगर उन्हें स्पेस तक का अपना सपना पूरा करना है तो उन्हें खुद की स्पेस की कंपनी बनानी पड़ेगी और खुद के रॉकेट्स और सारे रॉ मटेरियल्स यूज करके उनको खुद का ही सब कुछ बनाना पड़ेगा, तभी वो एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज बना सकते हैं। क्योंकि बनने के बाद तो सारी गवर्नमेंट्स काफी रेट में बेचा करती हैं उसे। इसके बाद एलोन मस्क ने रॉकेटरी पे कई सारी बुक्स पढ़ी साल 2002 में और उन्होंने समझा कि रॉकेट्स कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं और उस पर कैसे काम करना है। और इसके बाद एलोन मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज की स्थापना करी, जिसको आज के डेट में हम स्पेस एक्स के नाम से बहुत ज्यादा जाना करते हैं। कंपनी तो बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पे एलोन मस्क को एक ऐसी टीम चाहिए थी जो कि उनके इस आइडिया को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर सके और स्पेस के लिए उनके लिए रॉकेट्स बना सके। यहाँ पे अब एलोन मस्क ने पूरे अमेरिका से हायरिंग चालू कर दी थी। वो अमेरिका के टॉप इंजीनियर्स को हायर करना शुरू कर चुके थे। अब यहाँ पे एलोन मस्क ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए थे। वो चाहते थे कि उनकी टीम में सिर्फ यंग हो, एजुकेटेड हो और वो लोग होने चाहिए जो अपनी सोशल लाइफ को स्पेस एक्स के लिए छोड़ सकें। इसके लिए दोस्तों उन्होंने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा। वो फ्रेशर्स को भी हायर कर रहे थे, वो बड़ी कंपनीज के बड़े इंजीनियर्स को भी हायर कर रहे थे। शुरुआत में तो लोगों ने सोचा कि एलोन मस्क दुनिया से प्रैंक कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी टीम लेके करेंगे क्या। लेकिन 1 साल के बाद एलोन मस्क के पास दुनिया के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स की एक टीम थी। अब इस टीम को वो सब कुछ करना था जो कि नासा के बड़े साइंटिस्ट किया करते थे। इनको स्टेशन से लेके, इनको इंजन से लेके, इनको रॉकेट तक सब कुछ जीरो से बनाना था। एलोन मस्क जितने बड़े बिजनेसमैन थे उससे बड़े वो विजनरी थे। उन्होंने 2002-3 में ही रियलाइज कर लिया था कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार का बहुत बड़ा हो सकता है। जिस लेवल पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और गाड़ियों का चलन बहुत ज्यादा दुनिया में बढ़ता जा रहा है, तो इसी के बाद उन्होंने एक कंपनी के फंडिंग राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जो कि टेस्ला की फंडिंग राउंड थी। टेस्ला का नाम निकोला टेस्ला के ऊपर रखा गया था और इसको मार्टिन एबरहर्ट और मार्क टैपरिंग ने स्टार्ट किया था। इस फंडिंग इवेंट में एलन मस्क ये जरूर समझ गए थे कि टेस्ला एक बड़ी फ्यूचर हो सकती है दुनिया की, और इस कंपनी को उन्होंने 6.35 मिलियन डॉलर की फंडिंग करी अपने पर्सनल फंड से। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के ये चेयरमैन बोर्ड ऑफ मेंबर्स में बन जाते हैं
और यहाँ पे इन्होंने फिर से हायरिंग शुरू कर दी और उसी पैटर्न पे इन्होंने हायरिंग शुरू की जो स्पेसएक्स के लिए इन्होंने हायरिंग की थी। और इस बार ये एप्पल के इंजीनियर्स को ये हायर करना चालू करते हैं टेस्ला का एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। टेस्ला की टीम अब अपने पहले मॉडल पे काम करने लगी, टेस्ला रोडस्टर पे। यहाँ पे इनके इंजीनियर्स ने रात दिन काम करना चालू कर दिया और एलन मस्क अपने ही जैसा शेड्यूल अपने इंजीनियर्स का भी बनाने लगे। इनके इंजीनियर्स वीक में 60 घंटे तक लगातार काम करते रहते थे अपनी पहली मॉडल को मार्केट में लाने के लिए। इधर स्पेसएक्स में भी काफी हलचल थी और एलन मस्क का ये ऐसा टारगेट था कि वो 1.5 साल के अंदर ही अपना पहला फैल्कन 1 का ट्रायल करना चाहते थे। लेकिन ये काफी अनरियलिस्टिक टारगेट था और 24 मार्च 2006 को जाके फैल्कन 1 की पहली ट्रायल शुरू हुई। और जब फैल्कन 1 का पहला मिसाइल उड़ा तो वहां पे स्पेस में जाते ही ये 41 सेकंड के अंदर ही ये क्रैश हो चुका था और ये प्रोजेक्ट पहले राउंड में फेल हो गया था। लेकिन ये साल इनके लिए और इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि यहाँ पे टेस्ला का रोडस्टर का पहली फोटो लॉन्च हुई थी मार्केट में ऑफिशियली और लॉन्च होते ही इसके 100 प्री ऑर्डर्स आ गए थे। मतलब अभी यहाँ पे गाड़ी बनी भी नहीं थी और इसके 100 ऑर्डर्स आ चुके थे, अभी तक बस डिजाइन रेडी हुआ था। तो अब यहाँ पे टेस्ला एक बड़ी सक्सेस की तरफ जाने वाली थी। यहाँ पे फैल्कन 1 के जैसे टेस्ला में भी प्रोडक्शन का काफी इशू चल रहा था, काफी डिले चल रही थी प्रोडक्शन में। उस समय टेस्ला के सीईओ थे मार्टिन इबरहर्ट जो कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे इस कंपनी के। इनके भी कुछ जो प्लान्स थे और टारगेट्स थे वो एलन मस्क की तरह अनरियलिस्टिक ही थे। जिस तरह से एलन मस्क चाहते थे कि 1.5 साल के अंदर ही हम फैल्कन 1 लॉन्च कर दें और उसमें कई साल लग गए, इस तरह से इबरहर्ट भी चाहते थे कि वो 2007 तक वो अपनी कार्स लॉन्च कर दे मार्केट में। लेकिन इसके काफी टाइम तक ये मार्केट में नहीं लॉन्च हो पाया और अंत में यहाँ पे मार्टिन इबरहर्ट को अपने सीईओ की पोजीशन छोड़नी पड़ी। और इसके बाद ये दोनों कंपनी की जिम्मेदारी आ चुकी थी पूरी तरह से एलन मस्क के ऊपर। यहाँ पे स्पेसएक्स अपने पहले ट्रायल में फेल हो चुकी थी और दूसरी बार टेस्ला का अभी पहला ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ था, पहली गाड़ी भी नहीं बनी थी। और इसी के बाद फैल्कन 1 की दूसरी ट्रायल होती है स्पेसएक्स में जो कि एक और फेलियर साबित होता है एलन मस्क के लिए। और इसके बाद अगस्त 2008 में इसका तीसरा ट्रायल भी किया गया और यहाँ पे तीसरे राउंड में भी ये कंपनी फेल हो गई। फैल्कन 1 के दूसरे फेल्योर के बाद ये कंपनी काफी ज्यादा इस पे काम करने लगती है। एलन मस्क पर्सनली काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं और अपनी टीम को समझाते हैं और फ्यूचर में आगे चीजें रेडी करने को कहते हैं। और अगस्त 2008 में इसका फिर से अगला एक ट्रायल किया गया और ये कंपनी फिर से एक बार फेल हो गई अपने एयरक्राफ्ट को ऊपर तक पहुंचाने में। दोस्तों यहाँ पे अब इनके ऊपर काफी सारे सवाल उठने लगे, लोग एलन मस्क की काबिलियत पे भी उंगली उठाने लगे थे। और इसी के 1 महीने बाद ही एलन मस्क की वाइफ ने भी उनके साथ डिवोर्स को अनाउंस कर दिया था पब्लिकली। अब यहाँ पे काफी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और टेस्ला का प्रोडक्शन भी अभी नहीं शुरुआत हुआ था। यहाँ पे दोस्तों ये कंपनी कैश क्रंच में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती जा रही थी। कंपनी के पास अब पैसे नहीं बचे थे और टेस्ला के अगर हम टोटल फंडिंग की बात करें तो सिर्फ $9 मिलियन टेस्ला के पास अब बचे हुए थे। समय ये आ चुका था कि जो एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरीज भी काफी डिले होती जा रही थी क्योंकि कंपनी के पास पैसे देने के लिए बहुत ज्यादा थे नहीं। अभी तक एलन मस्क ने करीब $70 मिलियन टेस्ला पे खर्च कर चुका था और यहाँ पे $100 मिलियन एलन मस्क ने यहाँ पे स्पेसएक्स पे खर्च कर दिया था। और यहाँ पे अब एलन मस्क के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो दोनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी को बचा ले और या तो वो दोनों कंपनियों को अपने हाल पे छोड़ दे और फ्यूचर में जो होगा उसको बैठ के देखते रहें। एलन मस्क यहाँ पे काफी परेशान थे और वो सोच रहे थे अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी भी किस्मत एलन मस्क के बहुत ज्यादा साथ थी और यहाँ पे एलन मस्क को थोड़ा और टाइम मिल गया अपनी चौथी ट्रायल का फैल्कन 1 के लिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डे था एलन मस्क के लिए क्योंकि यहाँ पे ये डिसाइड होना था कि एलन मस्क आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक और फेल ट्रायल और एलन मस्क का सब कुछ खत्म हो जाता अब यहाँ पे। सितंबर 28 को एलन रेडी थे अपने फाइनल चांस ऑफ सर्वाइवल को देखने के लिए और फैल्कन 1 को फिर से टेस्ट किया जाने वाला था। एलन मस्क स्पेसएक्स के कंट्रोल सेंटर पे बैठे हुए थे और वो चुपचाप बैठ के देख रहे थे कि किस तरह से ट्रायल हो रहा है और उसका क्या रिजल्ट आता है। और इस बार फैल्कन 1 जब उड़ा तो वो ऑर्बिट तक पहुंच गया सक्सेसफुली और यहाँ पे एलन मस्क को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। एलन मस्क बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एलन मस्क का एक प्रोडक्ट अभी सक्सेसफुल हुआ था। एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को चलाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं जो कि एलन मस्क के पास अभी भी नहीं थे। ना टेस्ला के पास पैसे थे, ना स्पेसएक्स के पास पैसे थे। एलन मस्क को अभी भी ये सोचना था कि वो फंडिंग कहाँ से जनरेट करें। और इसी समय एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम 2008 में शुरू होता है। लेमन ब्रदर्स यहाँ पे मार्केट से दिवालिया हो जाती है और पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाता है। मतलब अब एलन मस्क को शायद कहीं से पैसे नहीं मिल सकते थे क्योंकि कोई फंडिंग के लिए आगे रेडी ही नहीं थे, मार्केट में कहीं भी पैसा नहीं था। और दोस्तों इसी के साथ धीरे धीरे दिसंबर आने लगा था और एलन मस्क को लगने लगा था कि ये उनका अब टेस्ला का आखिरी क्रिसमस है, क्योंकि इस साल के बाद एलन मस्क यहाँ पे टेस्ला को सर्वाइव नहीं कर सकते थे आगे लेके।
और यहीं पे दोस्तों एलन मस्क ने अपने पर्सनल फंड्स को सारे बेच के $20 मिलियन जोड़े। कुछ छोटे इन्वेस्टर्स से उन्होंने $20 मिलियन जोड़े और एक यहाँ पे डैमलर नाम की कंपनी से उन्होंने $50 मिलियन कुछ जोड़े। लेकिन दोस्तों इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे और एलन मस्क अब सोचते जा रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से कंपनी को आगे लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ तक एलन मस्क ने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। वो कभी भी हार मानने वाले इंसान नहीं थे और जो दोस्तों हार नहीं मानता है किस्मत उसके साथ जरूर रहती है। और 23 दिसंबर को ही एलन मस्क को एक कॉल आता है नासा से और नासा इनसे कहती है कि आप हमारे लिए रीसप्लाई करना चालू करिए स्पेस के लिए, और इसके लिए उन्हें $1.6 बिलियन का एलोकेट किया जाता है प्रोजेक्ट। अब ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है एलन मस्क की लाइफ में। इस फंडिंग राउंड की वजह से एलन मस्क अपनी दोनों कंपनीज को सेव कर देते हैं और यहाँ पे फिर से टेस्ला मार्केट में लॉन्च होने की तैयारी होने लगती है और स्पेस एक्स भी आगे के प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर देता है। अपने कई इंटरव्यूज में एलन बताते हैं कि मैंने अंत तक कभी हार नहीं मानी थी और यहाँ पे दो कंपनीज को इस लेवल तक से लेके सरवाइव करके लेके वापस आना एलन मस्क में ही ये इतनी ताकत है। इसीलिए उसका रिजल्ट आज वो दुनिया के पहले और दूसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी रहते हैं। लेकिन दोस्तों स्टोरी तो अभी आधी हुई है। यहाँ पे टेस्ला कई बार मार्केट में फेल होने गई, कई बार टेस्ला यहाँ पे बैंकरप्ट हुई और उसके बाद आज यहाँ पे टेस्ला सक्सेसफुल है। तो इसकी कहानी हम वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, किस तरह से एलन मस्क ने यहाँ पे अपनी कंपनी को यहाँ पे बचाने की कोशिश की, आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए आपका क्या टेक है इस पे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो आप यहाँ पे 1 लाख व्यूज तक इस वीडियो को पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।